नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे प्रोग्राम के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी क्लास हम लोग देख चुके हैं और हम देखते देखते मृदभांड तक आ गए थे। ठीक है, अर्थवेयर तक पढ़ते पढ़ते आ गए थे। अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है पहली बार या क्लास अटेंड कर रहा है तो उसके लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछली क्लास को देखे बिना हम ये नहीं समझ सकते। ठीक, फिर भी हम एक रिकैप कर सकते हैं, एक समझ सकते हैं, कुछ जानकारी को फिर से रिपीट कर देते हैं। मृदभांड कोई भी चीज़ जो मिट्टी की बनी है, यानी मेड अप ऑफ अर्थ, उसको बोलेंगे जो मिट्टी से बनी हुई है। भांड का मतलब होता है कोई बर्तन टाइप, तो इसका मतलब है कि मिट्टी से बना हुआ कोई भी बर्तन मृदभांड कहलाएगा। ठीक है, भारत के इतिहासकारों ने क्या देखा है कि भारत में जब से इतिहास स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर के अब के समय तक भारत में मिट्टी के बर्तनों का स्वरूप है, जो नेचर ऑफ अर्थवेयर है, वो चेंज होता रहा है। ठीक, जैसे कभी काले एवं लाल मृदभांड थे तो फिर कभी लाल एवं काले मृदभांड आ गए। ठीक, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था क्या कि भारत में जो प्राचीनतम मृदभांड है, अर्लीस्ट अर्थवेयर इंडिया में जो है वो BRW है। इसे बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक, ये प्राचीनतम है। लेकिन हमने एक बात और देखी थी क्या कि हड़प्पा के काल में जो मृदभांड है वो RBW है। तो एक में से एक कंफ्यूजन किसी को क्रिएट हो गया, तो उसने पूछा था कि सर इन दोनों में क्या अंतर है। तो हमने बताया था कि देखो इसकी भी जो फुल फॉर्म है वो रेड एंड ब्लैक बेयर है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है, यहां पर जो मृदभांड है यानी जो बर्तन है मिट्टी के, यहां पर मूलतः काले हैं, फंडामेंटली दे आर ब्लैक एंड आर पेंटेड विद रेड कलर। वो मूलतः काले हैं लेकिन उन पर लाल कलर रंग किया गया है। यहां पर वो मूलतः लाल हैं, फंडामेंटली दे आर रेड बट आर डिपिक्टेड बाय ब्लैक कलर, लेकिन उन पर काले कलर से चित्र बनाए गए हैं। और ये सवाल हमने बताया भी था कि जो हड़प्पा वाला जो सवाल है ये भी PSC में पूछा भी गया है, 2-3 बार पूछा गया है। ठीक, तो हम लोगों ने इतनी सी जानकारी ली थी। एक जानकारी हम लोगों ने और ली थी क्या कि भारत में प्राचीनतम मृदभांड BRW है। ठीक है, लेकिन भारत में कई मृदभांड संस्कृतियां विकसित हुई हैं, यानी भारत में कई प्रकार के मृदभांड हैं और वो काल काल के हिसाब से अलग अलग काल में अलग अलग थे। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो BRW हैं वो भारत में लिथिक एज से संबंधित हैं, पाषाण काल से, कभी भी मैच करने को आ सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी RBW। तो RBW के बारे में बात की थी कि ये भारत में हड़प्पा काल से संबंधित है, हड़प्पन एज। ठीक, फिर हमने बात की थी कि भारत में OCP। ठीक, तो OCP का जो संबंध है वो ऋग वैदिक काल से है, ऋग वैदिक एज से है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था PGW। तो PGW का संबंध लेटर वैदिक एज से है, उत्तर वैदिक काल से है। फिर हम लोगों ने देखा था NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, NBPW, और इसका संबंध देखा था हम लोगों ने द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण या फिर मौर्य काल से। तो NBPW और PGW सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ये और हड़प्पा वाला। या तो आपको ये सीक्वेंस में आ सकता है कि आप क्रम में लगा दीजिए इनको, या ऐसे आ सकता है कि कौन सा मृदभांड किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भारत में नए नए तरीके के ऐसे कई प्रकार के मृदभांड खोजे गए, उनका एक विशेष पीरियड था, उस विशेष पीरियड में ही वो पाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी आपसे मिल जाए बाई चांस, अगर सवाल आ जाए कि PGW कल्चर, आपसे पूछा जाए पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर किस से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ये बात क्लियर है? तो हम लोगों ने BRW और RBW को डिटेल में पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था। तो वो तो आपको पिछली क्लास में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग के पास जो काम है वो है OCP, तो हमको OCP पढ़ना है। ठीक है, OCP की फुल फॉर्म क्या है वो हम अभी देखते हैं। हाँ, तो पहला वाला पढ़े हैं RBW, उसका उतना ही है बस, वो हम हड़प्पा में पढ़ेंगे फिर पूरा।
चलिए हमारे पास अब ओसीपी का मामला है कि ओसीपी हम सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, ओसीपी इसका मतलब होता है ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी। ठीक है, ओसीपी इनको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गैरिक मृदभांड, यानी गेरुआ कलर के गैरिक मृदभांड। तो यहां से आपको या तो एक यूपीएससी में एक प्रश्न आ सकता है, कई तरीके से आ सकता है, आप लिखो बाद में, पहले मेरी तरफ देखो समझो। क्या हमारे पास क्या सवाल आ सकता है? एक तो मैच करने को दे देगा, आपको दे देगा ऐसे ओसीपी, फिर इसके आगे लिख देगा उत्तर वैदिक काल, फिर दे देगा NBPW और फिर दे देगा ऋग वैदिक काल। तो एक तो ऐसे मैच करने को आएगा सवाल, तो आपको मैच करना है, इनमें से एक भी मैच कर रहा है, एक भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो मैचिंग का सवाल आएगा यहाँ से, क्योंकि इसको मृदभांड को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सवाल हो जाए, नहीं तो अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो PhD लेवल पहुँच जाएंगे। फिर दूसरा सवाल ये आ सकता है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है काल क्रमानुसार, सबसे पहले जो आएगा उसको पहले रखते हैं और जो सबसे बाद में आया है वो सबसे बाद में रखते हैं। क्लियर है बात? तो अगर हम इसको क्रम में लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, BRW, फिर उसके बाद RBW, फिर उसके बाद OCP, फिर उसके बाद PGW और उसके बाद NBPW, ये इसके क्रम में है। अब जरूरी नहीं है कि ये क्रम जो है वो इसी क्रम में पूछा जाए, वो ऐसा भी हो सकता है कि एक यहां से उठा ले और एक यहां से उठा ले और एक यहां से उठा ले और इन तीनों को क्रम में लगवा ले। जरूरी नहीं कि शुरू से अंत तक पूछे, या ऐसा हो सकता है एक यहां से उठा ले, एक बीच से उठा ले और एक ये उठा ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक, एक तो मैच में आएगा, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आएगा। जो मेंस में सवाल आ सकता है, हम उस सवाल पर आपको ध्यान खींचना चाहते हैं। क्या आपसे निश्चित रूप से ये पूछा जा सकता है क्या कि भारत में प्राचीन मृदभांड संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए। बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ज्यादा अगर पूछेगा तो हिस्ट्री ऑप्शनल का सवाल होगा। मृदभांड संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको कम से कम हर मृदभांड के बारे में 4-4 लाइन पता हो, जिससे कि आप उसे डिटेल भी कर पाएं और आप जान भी पाएं। ठीक, ये सवाल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पूछा जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स यूपीएससी के लिए हमेशा फेवरेट टॉपिक रहते हैं। वो अभिलेखों से सवाल पूछता है, वो सामाजिक अर्थव्यवस्था सवाल पूछता है, वो ऐसी चीज़ों से सवाल पूछता है। जब भी आप, जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे CDS कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। CAPF का पेपर कौन कराता है? यूपीएससी। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, ये दोनों पेपर यूपीएससी कराता है। इन दोनों पेपर्स में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों ही पेपर्स में कई बार इस अर्थवेयर से पूछा गया सवाल। तो यूपीएससी के पेपर सेटर तो वही होते हैं ना। अगर यहां पूछा गया है तो आप ये कैसे डिनाई कर सकते हो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा? और यूपीपीसीएस का अपना कोई पैटर्न नहीं होता, वो अपना फॉलो करने की कोशिश करता है यूपीएससी को। जब यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो फिर यूपीपीसीएस को नहीं पूछेगा? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में जो इन एग्जाम्स में पूछे गए थे और उनको उठा करके सीधे पूछ लिया गया, और हमको पता भी नहीं होता। खैर कभी कभी, खैर वो चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा काम है कि हमको कहाँ से पता करना है। ठीक है, आपको बस इतना है कि आप उसका महत्व समझें और आराम से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हमको जो जानकारी लेनी है वो ओसीपी के बारे में ही लेनी है। ओसीपी, तो पहली बात ये है हमारे पास कि ओसीपी को हम लोग गैरिक मृदभांड हिंदी में बोल देते हैं और ऑकवर्ड कलर पॉटरी इंग्लिश में बोल देते हैं। दूसरी बात यह है कि ओसीपी यदि आपसे कहा जाए तो आप दिमाग लगाओ, रटना नहीं। रटना नहीं है, दिमाग लगाना है। कैसे? एक तो आप ये बोल सकते हैं आराम से, क्या कि ये हड़प्पा काल के बाद के हैं, हड़प्पन एज के बाद के हैं,
वह PGW से पहले हैं। क्या मैंने ऐसी कोई बात लिखी है जिसमें आपको लगा हो कि नहीं सर इसको लिए तो इतनी बड़ी मोटी ऐतिहासिक किताब पढ़नी पड़ेगी? कोई बात नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी दे दी। ठीक। दूसरी बात, अब हमको इतनी सी पता है, क्या पता है कि जो OCP है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल कोई नगरीय सभ्यता तो थी नहीं, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि दीज वेयर या दीज या दे रिप्रेजेंट द रूरल कल्चर। सिंपल सी बात है। हाँ, वो ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं। अभी तक हमने दो बातें जान ली, लेकिन दोनों में हमने सिर्फ तर्क इस्तेमाल किया है। तीसरा देखें, अगर वो ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं और हमको पता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, हमको पता है कि ऋग्वैदिक काल में सोसाइटी ग्रामीण तो थी लेकिन जनजातीय टाइप की भी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, और जनजातीय समाज में खेती का उतना बड़ा प्रचलन नहीं होता है। इसका मतलब पशुपालन। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का प्रतिनिधित्व करता है, पशुपालन को भी दर्शाता है। तीसरी बात हमने ये जान ली। ये चीजें हैं कि हमने, अगर आपसे पूछा जाए कि मृतभांड संस्कृति पर सवाल लिखिए तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। अब हमको कुछ फैक्चुअल जानकारी चाहिए अगर, तो फैक्चुअल जानकारी के लिए हमको BV लाल के पास चलना पड़ेगा। तो हमारे एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको बोलते हैं ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल को भारत का हेनरिक स्लीमैन कहा जाता है। हेनरिक स्लीमैन, ब्रजवासी लाल को भारत का हेनरिक स्लीमैन कहते हैं। भारत का हेनरिक स्लीमैन। ठीक। तो ब्रजवासी लाल ने सबसे पहले इनको खोजा था, और ब्रजवासी लाल ने सबसे पहले खोजा, ब्रजवासी लाल ने सबसे पहले खोजा, और उसके बाद इसका नामकरण भी किया। और नामकरण कहां किया था? हस्तिनापुर में। यानी इसकी नेमिंग की थी हस्तिनापुर में। ये गेरुआ मृतभांड है, ये बात ब्रजवासी लाल ने हस्तिनापुर में कही थी। आपको नहीं लग रहा कि सर ये क्या आप इलॉजिकल बात बता रहे हो, हस्तिनापुर में कहा था तो हमको इससे क्या मतलब? लेकिन एक बार सवाल पूछा गया है, आप सोच के देखो कि आपका एग्जामिनर कभी कभी कितना इलॉजिकल हो जाता है। उसने सवाल पूछा है कि OCP मृतभांडों का नामकरण कहां किया गया? ऑकर्ड कलर्ड पोट्री वर नेम्ड एट विच प्लेस? किस स्थान पर इनको नाम दिया गया था? तो ब्रजवासी लाल ने इन्हें सबसे पहले खोजा, नामकरण भी उन्होंने सबसे पहले किया, और जिस स्थान पर नामकरण किया वो है हस्तिनापुर। आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? हिंदी। हम सोचे थे कि आपका इंग्लिश है, इसलिए हम इतनी इंग्लिश बता रहे हैं। है दूसरा? हाँ, हमने ये बताया है कि वो ग्रामीण संस्कृति को बताते हैं, और तीसरी बात ये बताई थी कि वो पशुपालन को भी दर्शाते हैं। हाँ, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि OCP की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप आराम से बताइएगा ब्रजवासी लाल। भारत में अधिकांश मृतभांडों की खोज ब्रजवासी लाल ने की है। तो यदि आपको याद ना भी रहे तब भी आप BV के पास चले जाना, BV लाल। ठीक है। हमने आपको अभी एक सॉब्रिकेट दिया है, उपनाम दिया है। हमने कहा है कि ब्रजवासी लाल को भारत का हेनरिक स्लीमैन कहा जाता है। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? एक बार सवाल पूछा गया है, लेकिन इन्हें भारत का हेनरिक स्लीमैन कहते हैं, क्यों? देखें, हेनरिक स्लीमैन एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट था।
हेनरिक स्लीमैन एक जर्मन पुरातत्ववेत्ता था, जर्मन पुरातत्ववेत्ता जर्मनी का था हेनरिक स्लीमैन। हेनरिक स्लीमैन ने क्या किया था कि जो साहित्य में नगर दिए हैं, जैसे महाभारत में नगर दिए हैं, महाभारत में संकिसा की बात की गई है, हस्तिनापुर की बात की गई है, इंद्रप्रस्थ की बात की गई है, कुरुक्षेत्र की बात की गई है, शिशुपालगढ़ की बात की गई है, बहुत सारे ऐसे नगरों की बात की गई है। तो महाभारत में जैसे नगर दिए हैं, ऐसे नगरों की खोज की थी हेनरिक स्लीमैन ने अपने यहाँ। जैसे उनके यहाँ होमर और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य हैं यूरोप में, ओडिसी और इलियड, होमर ने लिखे हैं वो, ओडिसी प्लस इलियड, ये दोनों एपिक हैं, महाकाव्य हैं, और इन दोनों को लिखने का काम किया है होमर ने। वहां का एक लेखक है होमर, काफी प्रसिद्ध था, होमर ने लिखा था। तो ओडिसी और इलियड में जिन शहरों का नाम आया था, उन शहरों को हेनरिक स्लीमैन ने खोजा था। कहने का मतलब है कि महाकाव्य में जिन शहरों का उल्लेख किया गया है, उन शहरों को खोजने का काम हेनरिक स्लीमैन ने किया जर्मनी में। ठीक वैसा ही काम ब्रजवासी लाल ने भारत में किया। ब्रजवासी लाल ने भारत में उन नगरों को खोजा जो महाकाव्यों में दिए गए हैं। जैसे रामायण में जो नगर बताए गए हैं, जो जो शहरों के नाम आते हैं, महाभारत में जो जो नाम आते हैं, उन सभी शहरों को खोजने की कोशिश की थी ब्रजवासी लाल ने। इसका मतलब है कि दोनों ने ही महाकाव्यों में से जो नगर दिए गए हैं उनको खोजा है। इसीलिए ब्रजवासी लाल को भारत का हेनरिक स्लीमैन कहते हैं। ठीक है, हेनरिक। चले आगे, इतना क्लियर है? ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए, हमने एक बात तो बता दी, क्या बता दी कि ब्रजवासी लाल ने नाम दिया था, ब्रजवासी लाल ने सबसे पहले खोजा था और नाम हस्तिनापुर में दिया था, लेकिन सबसे पहले खोजा कहां से था? सबसे पहले जो खोजने का काम किया है ब्रजवासी लाल ने, जहां से खोजा था, वो एक जगह है बिसौली। और बिसौली के लिए दूर नहीं जाना है, अपने ही प्रदेश में है, बदायूं में। बिसौली से सबसे पहले खोजा है इस मृदभांड को। बिसौली, हाँ, सबसे पहले बिसौली से खोजा है, लेकिन नाम कहां दिया है? हस्तिनापुर में। किसने दिया है? बीवी लाल ने। बीवी लाल भारत का क्या कहलाता है? हेनरिक स्लीमैन। ठीक है, तो हमने ओसीपी के बारे में बात कर ली, हम लोग आगे बढ़े। ओके, चलिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? PGW, पेंटेड ग्रे बेयर, पेंटेड ग्रे बेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, PGW। ठीक है, वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन मृदभांडों को मृदभांडों को क्रम में रखने की एक ट्रिक बताई थी, है ना? ब्रोपियन, ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर, ओसीपी, PGW, NBPW, ब्रोपियन। कम से कम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो इसे बता देते हैं। अब PGW, हमको पता है कि PGW उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगर PGW उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, तो उत्तर वैदिक काल भी कैसी संस्कृति है? एक ग्रामीण संस्कृति है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में 600 साल 400 साल बीत चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो विकास हुआ होगा। आप समय के साथ एक एक घंटे पढ़े हैं, आप बहुत नहीं पढ़े, फिर भी आप एक लंबी उम्र के बाद इतना पढ़ लेंगे कि सामान्य व्यक्ति उतना नहीं पढ़ेगा। फिर इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित जरूर है,
लेकिन संबंध अभी भी इसका ग्रामीण संस्कृति से है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति ऐसी वैसी नहीं है, अब एक विकसित ग्रामीण संस्कृति से है। अब मैं आपको यहां सवाल देके फंसा सकता हूं और कमीशन भी फंसा सकता है। क्या एक स्टेटमेंट ये आ सकता है कि ओसीपी का संबंध ग्रामीण संस्कृति से है, बात सही है। फिर कह दे कि पीजीडब्ल्यू का संबंध विकसित ग्रामीण संस्कृति से है, तो बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, एक और दो दोनों सही, करेक्ट बोथ। लेकिन अगर उल्टा कर दे वो तो दोनों गलत हो जाएंगे और व्यक्ति पता नहीं कर पाएगा कि विकसित संस्कृति, विकसित ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति में क्या अंतर है ना। यदि आप ये बारीकी नहीं समझ पाओगे तो खट से आंसर गलत ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से भी बता रहा हूं, एक बार ऐसा अंतर पर सवाल पूछा गया है नेट हिस्ट्री में, एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमने वहां से वही चीजें ली हैं जो अच्छी चीजें हैं आपके लिए, जो पेपर में ठीक ठाक पूछी जाती हैं। विकसित ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधि है। अब आप सोच के देखें, उत्तर वैदिक काल, जैसे हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमारा भारत तो पहले यहां तक था। अब ये तो बच्चे की शादी हो गई है इसलिए वो घर से अलग हो गया है, और वो है पाकिस्तान, ठीक। अब ये पाकिस्तान है, तो वास्तव में जो सबसे पहले ऋग्वैदिक आर्य बसे हुए थे भारत में, वो ये पंजाब वाला क्षेत्र था। तो ऋग्वैदिक संस्कृति यहां थी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि ओसीपी का संबंध पश्चिमी भारत से है, ओसीपी का संबंध, तो वो बात सही है, पश्चिमी भारत से है। लेकिन उत्तर वैदिक जब काल आया तो आर्यों ने धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट किया। शिफ्ट कहां स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आर्य अब पशुपालन से बढ़कर के कृषि की तरफ आ गए थे, और कृषि करने के लिए गंगा के मैदानों से बेहतर जमीन और हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए आर्य पश्चिमी भारत से इधर आ गए उत्तर भारत की तरफ और गंगा घाटी में। तो उत्तर वैदिक काल में जो पीजीडब्ल्यू मृतभांड संस्कृति विकसित हुई, हम वो कहेंगे कि वो मध्य गंगा घाटी में विकसित हुई, मध्य गंगा घाटी में विकसित हुई, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे कि मध्य गंगा घाटी से मिले हैं, मध्य गंगा घाटी में विस्तृत थे ये लोग, या ये संस्कृति विस्तृत थी, या फिर ये मृतभांड विस्तृत थे, जो आप कहें, मध्य गंगा घाटी में। दूसरी बात, पश्चिमी भारत से ओसीपी होंगे ऋग्वैदिक काल वाले, क्योंकि ऋग्वैदिक काल पश्चिमी भारत में था और उत्तर वैदिक काल इधर मध्य गंगा घाटी तक आ गया था। अब एक बात और बताएं आपको, क्या बताएं, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाइएगा। हमने आपको बताया था एक बार कि भारत में 1000 BC में लोहे की खोज हुई थी, और जब लोहे की खोज हुई थी तो लोहे की खोज होने के कारण ही वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। लोहे की खोज के पहले का काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और लोहे की खोज के बाद का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। लोहे की खोज सबसे पहले हमने बताया था कि अतरंजी खेड़ा नाम की जगह है एटा जिले में, वहां से लोहा सबसे पहले खोजा गया, ये माना जाता है। हालांकि अब तो प्रमाण और कुछ बताते हैं, कुछ लोग काशी तक ले जाते हैं, कहते हैं कि काशी में 350 साल पहले खोजा गया, एटा में जो खोजा गया उससे भी पुराना 350 साल पहले काशी में था, ऐसा मानते हैं लोग। हालांकि अभी तक कमीशन इस बात को मान्य नहीं करता, कमीशन यही मानता है कि एटा के अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले भारत में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको पता करना है, जब लोहे की खोज हुई और गंगा के मैदानों में जब आर्य आ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए आसानी से हल उपलब्ध है लोहे का, और जल उपलब्ध है गंगा का। जब हल है और जल है तो निश्चित रूप से क्या फले फूलेगा, कृषि। और अगर कृषि इतना ज्यादा होगा कि खाने से अगर अधिक है, तो लोग कृषि अधिशेष को बेचेंगे कि नहीं। अगर कृषि, ठीक है, कृषि अधिशेष को बेचेंगे तो इनके पास जो सरप्लस होगा एग्रीकल्चर में उसको बेच देंगे। अगर सरप्लस को बेचेंगे तो व्यापार पनपेगा, व्यापार पनपेगा तो निश्चित रूप से मैंने बताया था कि जो व्यापार होता है वो हमेशा शहरों को बढ़ावा देता है, शहरीकरण को।
अर्बनाइजेशन को। दैट्स द रीजन लेटर वैदिक पीरियड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन इन द इंडिया इन द मिड गंगेटिक वैली। मध्य गंगा घाटी में यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल की संस्कृति ने कृषि अधिशेष पैदा करके द्वितीय नगरीकरण के लिए आधार प्रस्तुत कर दिया। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी देर से मेहनत हम सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि आप ये लिख पाए। तो तीसरा पॉइंट आपको यही लिखना है, क्या इन्होंने या इस संस्कृति ने, इस मृदभांड संस्कृति ने, इन्होंने द्वितीय नगरीकरण के लिए, द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण के लिए आधार प्रस्तुत किया, आधार प्रस्तुत किया, आधार प्रस्तुत किया। यानी देखो, हमारा मानना है भाई, सिंपल सी बात है कि आप समझ लो उस लेवल पर, तो आपको लाइन करने की, लाइन को याद करने की जरूरत ही क्या है, आप समझ लो उस टाइप से, काम खत्म। अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे किया द्वितीय नगरीकरण। अच्छा, आपको पता है, अच्छा विकसित ग्रामीण संस्कृति थी, कृषि हुआ, लोहे की खोज हुई, आराम से शहर बने, काम खत्म। ठीक, अगली बात, अगली बात क्या है, अब दिमाग ध्यान से लगाएंगे। एक बार सवाल पूछा गया था, तो हम सवाल को कॉपी कर देते हैं। सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन से मृदभांड, निम्न में से कौन से मृदभांड, कौन से मृदभांड आर्यों के प्रतिनिधि समझे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्यंस, आर्यंस प्रतिनिधि समझे जाते हैं। ठीक, और अभी हमने आपको सिंपल सा सवाल, एक सिंपल सा बताया है, क्या कि जो ओसीपी है, ओसीपी का संबंध ऋग्वैदिक काल से है, और ऋग्वैदिक काल भी सभ्यता किसकी थी, आर्यों की, और पीजीडब्ल्यू का संबंध उत्तर वैदिक काल से है, तो उत्तर वैदिक काल भी किसका है, आर्यों का। अब आपके पास कंफ्यूजन है, हमने देखो वैसे तो आर्यों का विस्तार, अगर हम यही सवाल आपसे पहले पूछ लेते ना, यहाँ पॉइंट लिखने से पहले, तब आप फंस जाते डेफिनेटली। अब आप उसमें लॉजिक लगा रही हैं कि ऐसे फिट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब दुनिया ने तकनीकी का विकास कर लिया, तब हम भारत वाले कहते हैं कि ये तो हमारे पास बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। ठीक है, तो आप चलिए, कोई बात नहीं, स्मार्ट होना जरूरी है। आप यहाँ देखें कि अगर ये सवाल हम पहले पूछते तो व्यक्ति यहाँ फंसेगा कि नहीं फंसेगा। अब आप तय कैसे करेंगे, आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि ओसीपी ऋग्वैदिक काल का और पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधि समझा जाता है, फिर भी आर्यों का वास्तविक प्रतिनिधि पीजीडब्ल्यू को समझा जाता है, क्यों? अच्छा, विस्तार की वजह से, अगर विस्तार की वजह से चीजें समझी जाती तो फिर राजस्थान को लोकसभा में सबसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों की जनसंख्या बहुत थी, और हमेशा जब भी कोई चीज देखी जाती है कि किसका रिप्रेजेंटेटिव है तो जनसंख्या से लगाया जाता है। अगर ओसीपी को कम जनसंख्या यूज कर रही है और पीजीडब्ल्यू को आर्यों की अधिक जनसंख्या यूज कर रही है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि इसने अधिक किया है, पीजीडब्ल्यू को अधिक यूज कर रहे हैं, तो आर्य किसको यूज करते हैं फिर सबसे ज्यादा, पीजीडब्ल्यू को। इसीलिए आर्यों का वास्तविक प्रतिनिधि किसे माना जाता है, पीजीडब्ल्यू को, आर्यों का वास्तविक प्रतिनिधि समझा जाता है। कहाँ हिल गया भाई, ठीक है, आर्यों का वास्तविक प्रतिनिधि समझा जाता है। वास्तविक प्रतिनिधि समझा जाता है। तो आप अब फंसना नहीं, क्योंकि जब भी आपको टेस्ट मिलेगा ना, तो इतने कंफ्यूजिंग सवाल होंगे कि आप सर चकराने लगेगा। इसीलिए बहुत बारीकी से आपको बताया जा रहा है, कारण सिर्फ इतना ही है। तो अब आप पीजीडब्ल्यू के बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, बस काम खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपसे सवाल यही पूछा गया कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति के बारे में 150 शब्दों में लिखिए, तब तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। संस्कृत में जैसे एक बात भी कही गई है, वो हमारे पास हमेशा होनी भी चाहिए। संस्कृत कहती है
कि यस्य नास्तं स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति कम। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं होती, उसे कितना भी पढ़ाने लिखा लो तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा। वहां हमें सच में अपनी प्रज्ञा दिखानी पड़ेगी, विवेक दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए हम इतना समझा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं कि समझ के आपका जो विवेक है वो विस्तारित होता जाए, आप वास्तविक अर्थों में ब्राह्मण बन जाएं। ब्राह्मण होने का मतलब होता है ब्रह, ब्रह का मतलब होता है विस्तार, मन का मतलब मन, आपका विचार प्रज्ञा। जब आपके विचार प्रज्ञा, आपका विवेक विस्तारित होता है, तब वास्तव में आप ब्राह्मण बनते हैं और हर मनुष्य ब्राह्मण हो सकता है। क्लियर? चलिए, ज्ञान इतना ही बहुत है, आगे की बात है। ठीक है, चल तो आगे की बातें क्या है? आगे हमको कौन सी संस्कृति पढ़नी है? NBPW। NBPW, अच्छा एक बात लिख लीजिए, और PGW में जो छोड़ दी है, वहां भी खोज और नामकरण किसने किया है? ब्रजवासी लाल ने। OCP और PGW दोनों की खोज और नामकरण ब्रजवासी लाल ने किया है। ठीक है, और PGW की खोज सबसे पहले जिस स्थान से की गई थी वो स्थान है अहिछत्र। अहिछत्र, अहिछत्र, अयोध्या में। ठीक है, तो वो PGW के बारे में थी। चलिए अब आगे चलते हैं। NBPW, NBPW बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया है, UPSC में और UPPCS में NBPW से। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। आप बस हमारे साथ सहयोग करें इस बात के लिए कि आप हमको अभी कुछ दिनों झेल लें। झेलने वाली बात इसलिए है क्योंकि हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो सच में बहुत बोरिंग होते हैं। ईमानदारी से हम वो सोर्स डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर लोग जनरली स्किप कर जाते हैं। आप हड़प्पा पे आने दीजिए, आपको खुद से मजा आने लगेगा, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि यदि आप क्यूरियस हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा तो अभी भी लगेगा। उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, इन्हें NBPW कहा जाता है। अब हमने बताया है कि जो NBPW है वो सेकंड अर्बनाइजेशन के काल के हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण के काल के हैं। पहली बात सिंपल सी है ना, द्वितीय नगरीकरण के काल के हैं। एक सवाल फंसाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, किस चीज का? आपसे क्या ये कहा जा सकता है, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जो PGW है, PGW संस्कृति के कारण NBPW संस्कृति विकसित हुई। तो बात सही है या गलत? सही। ठीक, यानी हमने द्वितीय नगरीकरण तो छोड़ दिया, नगरीकरण का रेफरेंस छोड़ दिया। अगर उसने ऐसे पूछ लिया कि PGW के कारण NBPW संस्कृति विकसित हुई, तो आपको अगर पता है तो ही कह पाएंगे कि हाँ बात सही है। ठीक है, तो कम से कम आप ये जानते हैं, अच्छी बात है, ये जानना चाहिए। ऐसा ही हुआ सेकंड अर्बनाइजेशन। और जो सेकंड अर्बनाइजेशन है, द्वितीय नगरीकरण है, द्वितीय नगरीकरण को ही हम लोग एक्चुअल में बुद्धा काल कहते हैं, बुद्धा पीरियड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि उत्तरी काले चमकदार मृदभांड बौद्ध काल से भी संबंधित हैं। हाँ बिल्कुल, बुद्धा काल, ठीक। लेकिन ये चलते रहे और आगे तक, इसीलिए इन्हें मौर्य काल में भी देखा जाता है, तो मौर्यन एज से भी संबंधित है, मौर्य काल से भी संबंधित। ठीक, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा, सवाल कहेगा कि विद रेफरेंस टू NBPW, NBPW के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, और निम्नलिखित में वो दे देगा बौद्ध एज, बुद्धा एज, फिर दे देगा
लेटर वैदिक पीरियड, या कुछ और भी दे दे, और फिर दे देगा मौर्यन पीरियड, और फिर दे देगा लेटर मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का काल। अब वो कहेगा कि NBPW का संबंध उपरोक्त में से किन कालों से है या नहीं। तो किन कालों से है? बुद्ध एज से है या नहीं है? लेटर वैदिक पीरियड से है? हाँ, मतलब NBP के बारे में पूछ रहे हैं कि NBPW का संबंध किन कालों से है। तो लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल से है क्या? नहीं है। मौर्यन पीरियड से है? लेटर मौर्यन से है? नहीं। तो आंसर क्या होगा अगर हमको एक और ऐसे पूछा जा सकता है। इसीलिए बहुत स्पेसिफिक होइए कि द्वितीय नगरीकरण कहो या बुद्ध काल कहो और मौर्य काल तक भी आगे जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसका? हाँ, तब तो PGW आंसर होगा। हाँ, वो तो हम बता ही चुके हैं। चलिए, आप दोबारा बता दे रही हैं, अच्छी बात। तो चलें इसको मिटाएं और देखें। अब एक बात और फिर से, क्या कभी भी गरीब लोग अपने जीवन में उतनी चमक ला पाते हैं? नहीं। अगर उनको चमक, गरीब लोगों की यदि आप चमक देखोगे तो हद से हद तक इतना होगा कि जब वो अपने बिल्कुल बाल साफ करा लेंगे और सरसों का तेल लगा लेंगे तब भले ही चमक दिखाई दे उनके जीवन में थोड़ी बहुत, इसके अलावा उनके जीवन में कोई चमक नहीं होती। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं वो, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड हैं, वो चमकदार हैं। और गरीब लोगों को चमकदार मृदभांडों से कोई लेना नहीं है, उनको बस पानी पीना है, खाना खाना है, दूध पीना है उससे। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कॉमन मृदभांड नहीं थे, दे वर बीइंग यूज्ड बाय रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्हें समाज के एक अमीर तबके के द्वारा प्रयोग किया जाता था। बस समझ में आया? तो अगर आपसे कहा जाए अगला सवाल, तो अगला पॉइंट अगर आपसे दे दिया जाए कि यह समाज में उच्च वर्ग का प्रतिनिधि था, तो बात सही है कि नहीं? प्रतिनिधि था। अगर देखिए, आप सोच के देखें फिर से एक बात, ये लिखने के बाद सोचें क्या सोचना। यदि समाज में उच्च वर्ग का प्रतिनिधि है, इसका मतलब है कि समाज में एक निम्न वर्ग है। यदि समाज में ये उच्च वर्ग का प्रतिनिधि है तो इसका मतलब है कि समाज में एक निम्न वर्ग है, और समाज में उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, इसका मतलब है सामाजिक असमानता की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए आप बताएंगे कि NBPW इंडिकेट्स, यानी ये बताते हैं, ये सूचक हैं, नहीं, समाज की असमानता की शुरुआत के, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज की असमानता की शुरुआत के। यानी समाज में अभी इतनी असमानता नहीं थी, लेकिन NBPW तक आते आते समाज में असमानता आ गई। इसलिए आप देखेंगे कि गांव में कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, गरीब हो, फिर भी उनमें उतनी अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन शहरों में आपको बड़ा अंतर दिखेगा। एक तरफ आपको 10-10 मंजिल की कोठी दिखेगी, तो एक तरफ आपको त्रिपाल डाल के कुछ लोग देखते हुए मिल जाएंगे। इसीलिए नगरीकरण अच्छी चीज तो है, लेकिन नगरीकरण असमानता को जन्म देता है, इसलिए एक बुराई भी है। समाज का देखो, वर्णों का विभाजन वो एक व्यवसाय के आधार पर होता है। असमानता हमेशा ही संपत्ति के आधार पर पैदा होती है। ठीक है। और अगर जाति व्यवस्था देखेंगे तो जाति व्यवस्था को हम असमानता नहीं कहेंगे,
उसे भेदभाव कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा क्रिएट की गई है। जब हमारे द्वारा कोई चीज क्रिएट होती है तब वो भेदभाव है। ये जो हुई है वो नगरों में ऐसा होता ही है भाई, ऐसा थोड़ी गरीबों से मना किया है कि तुम ना कमाओ, लेकिन वो उतना नहीं कमा पाते या उनके पास उतना टैलेंट नहीं होता। यही होता है ना, टैलेंट ना होने की बड़ी संपत्ति है ये। लेकिन सब मनुष्य तो सभी हैं, तो फिर जातियों में क्यों बांट दिया? ठीक है, बाकी ये जाति वाला टॉपिक हम लोग उत्तरवैदिक काल में डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम मतलब इन डेप्थ नहीं जाना नहीं चाहते, नहीं तो हम डिग्रेस करेंगे। डिग्रेस मतलब विषयांतर कर जाएंगे। तो NBPW आपको इतना पता चल गया। अब तो ये तो है कुल मिलाकर के भारत में मृदभांड संस्कृति। बाई चांस यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में किस यूरोपीय संस्कृति के मृदभांड मिलते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? या आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाए, सवाल क्या हो, सवाल ये हो कि प्राचीन भारत के इतिहास में एक शब्द आता है, क्या आता है? एरेटाइन वेयर। प्राचीन भारत के इतिहास में एरेटाइन वेयर का संबंध है। एरेटाइन वेयर का संबंध है। ऑप्शन ए, बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा, उत्तर भारत से। ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत से। ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत से। अगर आपको पता है तो सही से बताइएगा, तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा। फिर भी बताओ, गैस करो। पहले से घोषित, बताइए। बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपसे एक सिंपल पूछा गया है, एरेटाइन वेयर का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? प्राचीन भारत के इतिहास वो देगा। प्राचीन भारत के इतिहास की मृदभांड संस्कृति के संबंध में एरेटाइन वेयर का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर भारत। बाकी लोग पश्चिम भारत। तो जिन लोगों का आंसर उत्तर भारत है उन लोगों का आंसर सही है, तो गलत है। आंसर है दक्षिण भारत। आपको नहीं लगता ये अंग्रेजी शब्द है? कुछ अंग्रेजी शब्द है। ये जो एरिटाइन वेयर है वास्तव में तमिलनाडु के प्राचीनतम बंदरगाह अरिकामेडु से मिले हैं। और जब हमने सिक्का पढ़ाया था तो अरिकामेडु कहाँ है? दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर है। तो अरिकामेडु पोर्ट है तमिलनाडु में, प्राचीन जमाने का पोर्ट है, बंदरगाह है। और यहां से कोई भी चीज, जैसे ही आप अरिकामेडु को नाम सुने तुरंत सतर्क हो जाएं। क्यों सतर्क हो जाएं? क्योंकि अरिकामेडु में जिस यूरोपीय संस्कृति का संबंध मिलता है वो निश्चित ही रोमन सभ्यता से है। रोमन व्यापारी भारत के पूर्वी तट से व्यापार करते थे और रोमन व्यापारियों का फेमस जो बंदरगाह था वो अरिकामेडु था। इसलिए आप ध्यान रखें कि रोमन सिविलाइजेशन के ये जो संस्कृति है ना, जो एरिटाइन वेयर है, वो रोमन सिविलाइजेशन के हैं एंड फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया, केवल साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है एरिटाइन वेयर के बारे में कि ये जो मृदभांड, ये जो बर्तन जिस किसी ने बनाए हैं मिट्टी के, उसका नाम लिखा हुआ है उस मिट्टी के बर्तन पर, अरिकामेडु नाम लिखा हुआ है उन बर्तनों पर। जैसे आजकल लोग डलवा लेते ना, आंटी टाइप की जो महिलाएं होती हैं, बोले चोरी हो जाते हैं, बगल वाली पड़ोस वाली ले जाती है, फिर वापस नहीं करने आती है, नाम डलवा लेती है। तो उस जमाने में नाम डाला जाता था इसलिए ताकि मृदभांडों को अलग किया जा सके और ये पता किया जा सके कि पानी के जहाज में या नाव में किसका सामान अलग अलग रखा हुआ है। तो जैसे भी आज भी हम पानी के जहाज में जब अपना माल लादते हैं तो पर्ची लगी रहती है, उस पर ठप्पा लगा रहता है, सील लगा रहता है। तो इसीलिए पहले ऐसा कुछ होता तो नहीं था। तो पहचानने के लिए अपने माल को रोमवासी नाम लिखते थे कि उसके यहाँ से बने हुए हैं तो हमारा माल है।
एक सवाल और, क्या जो उत्तरी काले चमकदार मृदभांड हैं, एरेटाइन बेर के बारे में इतना ही जानना है। क्या एरेटाइन बेर का संबंध दक्षिण भारत से है, रोमन सभ्यता के सूचक हैं, तो रोमन यहाँ आए ही क्यों होंगे? व्यापार करने के लिए आए होंगे, और तो कोई काम था नहीं उस जमाने में कि भाई डांस फेस्टिवल हो तो चलो भाग लेने चले, ऐसा था नहीं पहले, तो व्यापार करने के लिए आए थे। अब आपको एक सवाल है, सवाल क्या है? सवाल है कि एनबीपीडब्ल्यू का संबंध कहां से है? एनबीपीडब्ल्यू का संबंध किस भारत से है? ऑप्शन यही है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। अगर ऐसा ही होता तो हम सवाल क्यों पूछते? ब्रजवासी लाल कहते हैं वास्तव में कि उत्तरी काले चमकदार मृदभांड ठीक वैसे ही हैं जो आंखों से अंधा हो और नाम हो नयनसुख, यानी जो जैसा नाम है उसमें वैसे गुण नहीं है, बल्कि उसमें और भी कई गुण हैं, या कुछ ऐसे मान लें। उत्तरी काले चमकदार मृदभांड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि सबसे पहले ये उत्तर भारत में मिले थे और चमकदार मिले बस, और काले थे, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकदार मृदभांड दे दिया गया। लेकिन बाद में इन मृदभांडों को और खोजा गया, तो ये न सिर्फ उत्तर भारत से बल्कि पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक भी पहुंच गए थे, काफी क्षेत्र से मिले हैं। दूसरी बात, इनका नाम उत्तरी तो खारिज हो गया, फिर इसका मतलब पूरी इंडिया से मिलते हैं लगभग, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया का पूरा सेक्टर है, पश्चिमी वाला, पूर्वी वाला और उत्तरी वाला, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, ये कई रंगों के हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी काले चमकदार मृदभांड केवल काले रंग से निर्मित हैं, तब तो आंसर स्टेटमेंट गलत है। ये केवल काले रंगों से निर्मित है, कई रंगों से निर्मित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी काले चमकदार मृदभांड उत्तर भारत से पाए गए हैं, तब तो सही है, लेकिन केवल उत्तर भारत से पाए गए हैं, तब तो गलत है। तो लिख लें इस बात को कि एनबीपीडब्ल्यू उत्तर भारत के अलावा, कहीं भी लिख लें उस बात को, उत्तर भारत के अलावा भी अन्य क्षेत्रों से पाए गए हैं, उत्तर भारत के अलावा भी अन्य कई क्षेत्रों से पाए गए हैं, ऐसे लिखें। तथा इनका रंग केवल काला नहीं है, तथा इनका रंग केवल काला नहीं है बल्कि ये अन्य रंगों के भी हैं, बल्कि ये अन्य रंगों के भी हैं। क्लियर? तो हमने मृदभांड संस्कृति पढ़ी, तो हम फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड मतलब रिकॉल कर सकते हैं, फिर से 2-3 मिनट में जरूर कर सकते हैं, जिससे आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। पता है, हमारे दिमाग की सबसे अच्छी आदत और सबसे खराब आदत भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही हमने पढ़ा, हम पढ़ के तुरंत किताब बंद किया एंड वी बिजी इन अनदर शेड्यूल, हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं। हमारा दिमाग एक अगर मशीन है तो मशीन को चीज़ें प्रोसेस करने में टाइम लगता है। जब आप जैसे ही लैपटॉप खोलते हो, मशीन खोलते हो, तो वो तुरंत स्टार्ट होती है, अपने अंदर को प्रोसेस करती है, उसके बाद वो 2 मिनट बाद ठीक से काम करना स्टार्ट कर पाती है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मोबाइल लेंगे, जैसे स्क्रीन को खोला, मोबाइल स्विच ऑफ किया, तुरंत वो ऐप चलाने लगते हैं। कभी कभी मोबाइल मना कर देता है, नहीं नहीं पूरा रिबूट होने दो, सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। तो हमारा अगर मशीन सब कर सकती है तो हमारा दिमाग भी तो दिमाग है। तो हमारा दिमाग कहता है कि पहले चीज़ें पढ़ो, पढ़ने के बाद कुछ समय के लिए आप शांत बैठो, दिमाग को प्रोसेस करने दो, चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई और काम करो। ऐसा नहीं है कि अभी किताब पढ़ रहे थे तुरंत वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, अच्छा ये सही है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि हमारे पास कुल मिलाकर के जो भारत की हैं 5 संस्कृतियां हैं मृदभांड की। नंबर 1 को हम लोगों ने कहा था BRW। BRW का संबंध किससे था? पाषाण काल से था, ठीक है। दूसरी संस्कृति कौन सी थी हमारे पास? RBW, और RBW का संबंध किससे था?
हड़प्पा काल से था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मृदभांड प्रथम नगरीकरण का सूचक है, तो कौन सा होगा? आरबीडब्ल्यू, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल में ही पहली बार नगर देखने को मिले थे हमको, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, तीसरा कौन सा हमारे पास? ओसीपी, और ओसीपी किस काल से संबंधित है? ऋग्वैदिक काल से, यानी कि ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। नंबर 4 कौन सा था हमारे पास? पीजीडब्ल्यू, और वो किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से, और ये विकसित ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। नंबर 5 हमारे पास क्या है? एनबीपीडब्ल्यू, और एनबीपीडब्ल्यू का संबंध किससे है? द्वितीय नगरीकरण, बौद्ध काल और मौर्य काल। ठीक है, तो इन तीनों से है। क्लियर है? तो अब तो याद रहेंगे, क्या याद रहेंगे? BROPN, ब्रोपियन, ब्रोपियन याद रखें। और अभी हमने एक और देखा, क्या? एरेटाइन वेयर, एरेटाइन वेयर, तो एरेटाइन वेयर रोमन संबंधित हैं, और कहां से मिले हैं? साउथ इंडिया से मिले हैं। खास बात क्या है कि इन वेयर्स पर बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये मृदभांड संस्कृति समझ में आ गई होगी। तो अभी क्लास तो छोड़ने वाले नहीं है हम, क्योंकि कम से कम जितना टाइम अलॉटेड है वो पूरा होना चाहिए। हम आपको सूचित कर दे रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे, है ना। और ऐतिहासिक स्रोत में हमने देखा था कि इतिहास के जो स्रोत हैं मूल रूप से हमने उन्हें कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक स्रोत को कहा था हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे स्रोत को क्या कहा था? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना था? पुरातात्विक स्रोतों में हमको पढ़ना था अभिलेख, तो वो हम पढ़ चुके या नहीं? सिक्के हम पढ़ चुके या नहीं? ठीक है, मृदभांड, तो मृदभांड पढ़ चुके कि नहीं? पढ़ चुके। फिर उसके बाद थी कलाकृतियां, तो ये कलाकृतियां हम पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब। तो ये कंप्लीट। अब हमारा कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत है, यानी अब हम इतिहास के साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे, उन साहित्य की चर्चा करेंगे जिससे इतिहास को लिखा गया है, और सिर्फ हम लोग उसी साहित्य की चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ऋग्वेद तो इतना बड़ा है, यजुर्वेद इतना बड़ा है कि उन वेदों को पढ़ के अन्य लोग किताब लिख देते हैं, तो हमको इतना क्या पढ़ना? हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए प्रासंगिक है, पेपर में पूछा जा सकता है, बस। ठीक, तो कोई अगर ऋग्वेद का विद्वान बैठा हो तो मंत्र ना बोले बीच में, क्योंकि हमें ऋग्वेद रत्ती भर नहीं आता फिर। चलिए, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है वास्तव में? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम कई भागों में बांट सकते हैं। क्या? एक तो ऐसे स्रोत हो सकते हैं जो भारत के हैं, हम क्या कहेंगे? भारतीय साहित्यिक स्रोत, और विदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी साहित्यिक स्रोत। ठीक, भारतीय साहित्यिक स्रोत को हम और भी कई कालखंडों में बांट सकते हैं, मतलब कई प्रकार में बांट सकते हैं। क्या? जो भारतीय साहित्यिक स्रोत है हम उसे 2 में बांट लें मूल रूप से। एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और एक गैर धार्मिक या अर्धधार्मिक साहित्यिक स्रोत। विदेशी वाला तो छोड़ दिया हमने। अब धार्मिक साहित्यिक स्रोत को हम और बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? एक को कहेंगे हम ब्राह्मण साहित्य या सनातन साहित्य,
या हिंदू साहित्य बोल सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे बौद्ध साहित्य, धार्मिक में। तीसरा हम कहेंगे जैन साहित्य। ठीक, हालांकि हम इन सभी की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। जैन साहित्य। अब इस ब्राह्मण साहित्य और सनातन साहित्य को या फिर हिंदू साहित्य को हम लोग दो भागों में और बांट सकते हैं, यानी आपको वर्गीकरण ठीक से पता होना चाहिए। एक को कहेंगे हम वैदिक साहित्य, और दूसरे को कहेंगे उत्तर वैदिक साहित्य, सॉरी, हाँ, उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य। नीचे करें, खींच मेरी फोटो। ठीक, चलिए तो इनकी फोटो खींच ही लेते हैं। देखा, वैदिक साहित्य अब कमाल करेगा। वैदिक साहित्य के भी पार्ट हैं। एक को कहेंगे हम ऋग्वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य, और एक को कहेंगे उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, उत्तर वैदिक काल का साहित्य। अंदाजा लगा नहीं, जरा दोनों में अंतर करते रहें, इन दोनों में अंतर करना। वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य। फिर हमने वैदिक साहित्य का डिवीजन किया है, एक को कहा है हमने ऋग्वैदिक काल का साहित्य और दूसरे को कहा है उत्तर वैदिक काल का साहित्य। तो ये काल का साहित्य लिखा हुआ है यहाँ। ठीक, ऋग्वैदिक काल के साहित्य में सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, और वो है अपन का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। हमारा ही नहीं, दुनिया का सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ओल्डेस्ट ट्रीटाइज और टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या शामिल करते हैं? उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हम लोग शामिल करते हैं 3 तो वेद बचे, क्योंकि वेदों की संख्या कितनी है? 4। वैदिक परंपरा में 4 का बड़ा महत्व है। क्या? 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद फिर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसलिए आप 4 से पीछे नहीं भागिए, 4 आपके पीछे भागता रहेगा। 3 वेद, इसलिए हमने इसको बांट दिया है, हमका 4 से काम नहीं, 3 से काम करो। 4 तो टोटल 4 वेद होते हैं, हम 3 वेद। अब 3 वेद बचे कौन से हैं? वो एक को कहते हैं हम लोग यजुर्वेद, एक को कहते हैं सामवेद, और एक को कहते हैं अथर्ववेद। ठीक, और उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। घबराना नहीं, हम ऊपर ब्राह्मण साहित्य की बात कर चुके हैं, तो ब्राह्मण साहित्य अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, हम चर्चा करेंगे और तो देखेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं अरण्य ग्रंथ, जिन्हें जंगल पुस्तक कहते हैं। और इन अरण्य ग्रंथों को कब लिखा गया है? जब भी लिखा गया हो, जंगलों में लिखे गए, बस कब लिखा गया वो तो देखेंगे। उपनिषद,
उपनिषद वैदिक साहित्य में सबसे अंत में लिखे गए, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत साहित्य भी कहते हैं। और वेदांत साहित्य यानी उपनिषदों में जो दर्शन दिया गया, फिलोसफी, उसी को कहते हैं वेदांत फिलोसफी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। ये कहाँ का डायलॉग है तो शंकराचार्य का, लेकिन वेदांत फिलोसफी का है। उपनिषद, और भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल? भारत में क्या, पूरी दुनिया में ही उपनिषद उतनी ही है, हमारे पास है सब कुछ। कितनी है? 108। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो बाकी अच्छी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।